स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 2 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़। हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में अगर कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट अथॉरिटी सोचती है कोर्ट में जाने से बेटर है हम इंस्टेंट जस्टिस करें, जिसको कहा जाता है बुलडोजर जस्टिस। इसी के अंडर में जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट में कुछ घरों पे बुलडोजर चलवाया। आपने सोशल मीडिया में ये वीडियो देखा होगा, जहाँ पे एक छोटी लड़की जिसका घर बुलडोजर से अभी टूट रहा है, अपनी किताबें वहाँ से निकल के सुरक्षित जगह पे लेके जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जो किया वो काफ़ी गलत है, आप उनको नोटिस दीजिए, एक लीगल प्रोसेस फॉलो कीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, ये राइट देता है, राइट टू शेल्टर। ये इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट ने यह भी कहा आप इनको पर होम के हिसाब से 10 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि आपने उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया ही किया है, साथ ही ड्यू प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया है। कोर्ट कहता है जो भारत है अभी भी रूल ऑफ लॉ का शासन यहाँ पे है और फंडामेंटल राइट हर सिटीजन को अवेलेबल है। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है या इथिक्स में केस स्टडी भी इस पे आ सकती है, राइट टू शेल्टर या बुलडोजर राज। पर दिक्कत की बात क्या है, यूपीएससी जहाँ भी कंट्रोवर्सी हो वहाँ पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछती। मतलब बुलडोजर जस्टिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन हम प्रिपेयर करके जाएंगे। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे झारखंड, जहाँ पे एक ट्राइब फेस्टिवल है और ये बिगेस्ट फेस्टिवल है ट्राइबल कम्युनिटी का, जिसका नाम है सरहुल फेस्टिवल। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। अब इस न्यूज़ में क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसको हम नहीं कवर करेंगे। अब आते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ पे। हम चलेंगे इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ से हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड कवर होते हैं। फर्स्ट आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसको पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे उससे रिलेटेड मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है, ये इसका उद्देश्य होता है। जिस तरह शून्यकाल मतलब 0 आवर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडियन इनोवेशन है, उसी तरह कॉलिंग अटेंशन मोशन ये भी हमारा एक इनोवेशन है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। ये मेंशन है रूल ऑफ प्रोसीजर में, लोकसभा राज्यसभा। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, क्या है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। हमारे लिए अगला कीवर्ड यहाँ से मिलता है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये स्कीम शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज ने। ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं फिशरी सेक्टर को। साथ ही हम स्ट्रेंथन करेंगे एफर्ट्स ऑफ बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत। फिशरी सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, साथ ही फोकस करेंगे वैल्यू एडिशन का। अपग्रेड करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही बूस्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसका क्वेश्चन बन सकता है GS 3 में। यहाँ पे हमारे लिए थर्ड कीवर्ड मिलता है, वो है FIDF फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बने। ये क्रिएट करना चाहते हैं फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर मरीन में भी, साथ ही इनलैंड फिशरीज सेक्टर में। इसकी कुछ नोडल लोनिंग एंटिटीज है, जैसे नाबार्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बाकी सारे शेड्यूल्ड बैंक्स। इसमें ना आप जितना लोन लेंगे इस फंड के अंदर में,
आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और इस न्यूज़ से हमें 2 पॉइंट हमारे रिवाइज हो जाते हैं। फर्स्ट आता है टेरिटोरियल सी। किसी भी कंट्री के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक उसका टेरिटोरियल सी होता है, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसको हमने लास्ट टाइम कवर किया था। अब आते हैं हमारे इस आर्टिकल पे। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन ये क्या होती है हमने ऑलरेडी कवर किया था, और हमें किस तरह से टैकल करना है डिस इन्फॉर्मेशन के थ्रेट को। यहाँ से कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें मिलते हैं, साथ ही अगर क्वेश्चन आता है डिस इन्फॉर्मेशन पे तो हम ये पॉइंट वहाँ यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। अब प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। ये बताते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिफाइन करते हैं क्या होती है ग्लोबल रिस्क। ये कहते हैं ऐसी कोई इवेंट जो एडवर्सली अफेक्ट करे एक बड़ी साइज की पॉपुलेशन को, ग्लोबल जीडीपी को, या फिर नेचुरल रिसोर्स को। जैसे हम देखते हैं रैपिड राइज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट का, और एल्गोरिथम बायसेस, एंड उस वजह से सोसाइटी में डीप डिवाइड बन रहा है। ये बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर की, मतलब जो दिख रहा है वो वैसा है ही नहीं है। इंडिया का जो लैंडस्केप है भारत का, इसमें डाइवर्स राजकीय और सामाजिक कंडीशन है, तो अगर कोई मैनिपुलेटेड नैरेटिव बनाना चाहता है, इसके लिए इंडिया सबसे बड़ा एक फर्टाइल ग्राउंड है। वोटर को भी प्रभावित किया जा सकता है, साथ ही इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी इस वजह से बन सकता है। और जो इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर है ये कोई जस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये बन सकता है कंज्यूमर का बायकॉट किसी एक चीज़ के प्रति, किसी प्रोडक्ट के प्रति, बन सकता है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और बढ़ सकता है इंटरनेशनल टेंशन। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का हम यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी पोस्ट को विदाउट वेरीफाई किए नीचे और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये किसी फैमिली मेम्बर ने भेजा है या किसी फ्रेंड ने भेजा है। लेकिन उस न्यूज़ का, उस पोस्ट का क्या बेस है, कितनी वो सही है, कितनी गलत है, हम कभी नहीं देख पाते या देखते भी नहीं। 2017 में चाइना का और इंडिया का डोकलाम पे स्टैंड अप हुआ था, और उसके बाद एक डिस इंफॉर्मेशन की बाढ़ वहाँ पे बह रही थी भारत में। चाइना ने कितने ऐप बनाए और भारत में मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना शुरू कर दिया। तो हमने उसके बाद तो बैन किए ना चाइनीज ऐप, जैसे टिकटॉक। भारत में या दुनिया में एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है पॉलिटिकल डिस इंफॉर्मेशन है ये ना सबसे ज़्यादा डिस इंफॉर्मेशन में आती है। उसके बाद कुछ जनरल इशू आते हैं, और थर्ड पॉइंट आता है रिलीजियस कंटेंट। एक प्लेटफॉर्म है चाइनीज जिसका नाम है weibo। ये ना इमेज, भारत की जो इमेज है दुनिया भर में, इसको ना डिस्टॉर्ट करना चाहता है, उसको नुकसान करना चाहता है। आज हमारे यूथ फॉल्स इंफॉर्मेशन चक्कर में डिवाइड होते चल रहे हैं। अब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट GRR, उन्होंने यहाँ पे एक अच्छी बात कही और एक खराब बात कही। उन्होंने कहा जो पीपल आते हैं हाई इनकम कंट्री के, ये काफ़ी अवेयर है डिस इंफॉर्मेशन रिस्क के प्रति, लेकिन जो लोअर इनकम कंट्री आती है ये इनके पीछे, इनको लगता है जो हो रहा है सिर्फ देखो। तो क्या करना चाहिए? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हमें यहाँ पे कुछ मेजर भी देती है, कुछ सुझाव देती है। वो कहते हैं जो पीपल इसको बनाते हैं आप उनको ना अप स्किल कीजिए, आप अपनी पब्लिक को इंप्रूव कीजिए, उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनकी अवेयरनेस को। आप अपनी सिटीजन की डिजिटल लिटरेसी पे ध्यान दीजिए, और इंश्योर कीजिए अकाउंटेबिलिटी, जैसे सुपरवाइजरी बॉडी के थ्रू, बोर्ड के थ्रू, या फिर EI काउंसिल के थ्रू। 2024 में इंडिया में जनरल इलेक्शन था, तब हमारे इंडियन इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रोग्राम बनाए, इनिशिएटिव बनाए। हमें टैकल करना था डिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शन के प्रोसेस में। एक आता है शक्ति इंडिया इलेक्शन फास्ट चेकिंग कलेक्टिव, और दूसरा आता है डीप फेक एनालिसिस यूनिट। अगर मैं इसमें क्वेश्चन आता है इंडिया की क्या प्रिपरेशन है,
हम ना ये पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम उनको मैंडेट करेंगे, आप रेगुलरली अपने प्लेटफॉर्म का रिस्क का असेसमेंट करते जाइए। हम ट्रांसपेरेंट कंटेंट को मॉडरेशन करना चाहिए, जो एड्रेस करे कंटेंट को क्या थ्रेट है पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को या हमारी डेमोक्रेसी को, और स्ट्रिक्टली उस इंफॉर्मेशन को हमें फॉलो करना चाहिए। हम एक्सपांड करेंगे पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव को, जैसे आता है आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन। हो सके यहाँ से प्रीलिम क्लेम बने। क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, जिसमें आरबीआई और साथ लेते हैं अमिताभ बच्चन को। और फाइनेंशियल लिटरेसी में लोगों का जो अवेयरनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग के और सोसाइटल रिजिलियंस है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम साथ ले सकते हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप को, फास्ट चेकर्स को, साथ ही डिफरेंट रेगुलेटर्स को। हम बनाएंगे एक क्रूशियल एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी के लिए। और जो नेचर है डिस इंफॉर्मेशन का या मिस इंफॉर्मेशन का, ये पूरे ग्लोबल का नेचर है, सारे दुनिया में चल रहा है। तो हम ना क्रॉस बॉर्डर कोलिशन कर सकते हैं फॉर एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स के लिए। अब आते हैं हमारे कुछ पी वाई क्यू पे। फर्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था 2004 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was nationalized on 26 जनवरी 1950। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। पर हमें पता है हमारा जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था 26 जनवरी 1949 को। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से हट जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हम हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमें यहाँ से 2 पॉइंट कवर करने चाहिए। फर्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में कुछ 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, और हर डिपार्टमेंट का क्या रोल है इसके बारे में संक्षिप्त से इंडिया ईयर बुक में एक चैप्टर है फाइनेंस का, उसमें कवर किया गया है। सेकंड हमारा यहाँ से टॉपिक बनता है वो है बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम बताएं हमारी गवर्नमेंट एक तो इंटरनल से बोरोइंग करती है या फिर एक्सटर्नल से, और भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% बोरोइंग ना यहाँ से करती है इंटरनल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग 2 तरह से आती है, एक आती है शॉर्ट टर्म, एक आती है लॉन्ग टर्म। हमारा बोरोइंग ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म का काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बोरोइंग का प्रोग्राम है, पैसे लेना मार्केट से या इंटरनेशनल नेशनल मार्केट से, ये काम दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर आते हैं 2013 के प्रीलिम के क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं कमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपांशन, मर्जर ऑफ बैंक्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हम देखते हैं ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी भी कमर्शियल बैंक का कोई भी काम हो, आरबीआई से परमिशन चाहिए। अगर आपको बैंक शुरू भी करनी है आप आरबीआई से परमिशन ले, आपको बैंक बंद भी करनी है तब भी परमिशन चाहिए, आपको 2 बैंक को मर्ज करना है तब भी आरबीआई की परमिशन चाहिए, आपको बैंक का ब्रांच एक्सपांशन करना है तब भी आरबीआई की परमिशन लगती है। आपकी जो एसेट है बैंक की उसको लिक्विडेट करना है या उसको स्टैट्यूटरी रखना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआर, सारा काम काज आरबीआई देखता है। हो सके इन दोनों क्वेश्चन को फिर से एक नया क्वेश्चन 25 की प्रीलिम में हमें दिखे। फिर आते 2001 के एक प्री PYQ पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, इट इज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बात सही है,
हमने आपने इकोनॉमी में आरबीआई का चैप्टर पढ़ा होगा और आरबीआई का जो इंट्रोडक्शन है, उसका एक्ट है और उसके फंक्शन है। फंक्शन ना 2-4 तरह से आते हैं। एक आता है वो बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की, वो बैंक है बाकी सारे बैंकों की। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम बी और डी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट आता है इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी। 2016 तक हमारे जो आरबीआई के गवर्नर होते थे ये डिसाइड करते थे मॉनेटरी पॉलिसी, पर उसके बाद हमने शुरू किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर 2001 के हिसाब से ये तो सही बनता है और अभी भी सही बनता है। आरबीआई फॉर्मुलेट करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, पर अभी ना मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारे पास काम करती है, जिसमें आरबीआई के भी लोग हैं और गवर्नमेंट के भी लोग हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही है। थर्ड आता है इट एक्ट्स एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आरबीआई एक एजेंट का काम करती है गवर्नमेंट का, चाहे बोरिंग में भी हो, मॉनेटरी पॉलिसी में हो। ये स्टेट गवर्नमेंट से भी काम करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम करता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। और हम फोर्थ देखते हैं इट हैंडल बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने अभी जो देखा बोरोइंग प्रोग्राम का, उसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, और आरबीआई, ये दोनों मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोरोइंग प्रोग्राम देखते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं 2012 का एक क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक। दिस विल इंप्लाई विच ऑफ फॉलोइंग? फर्स्ट, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये बात बिल्कुल सही है, हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। रिवर्स रेपो रेट, मतलब कमर्शियल बैंक अपना जो डिपॉजिट है खा रखती है आरबीआई के पास में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। सेकंड आता है आरबीआई लेंड्स फंड टू कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, बात ये भी सही है। और थर्ड आता है आरबीआई एडवाइस देती है कमर्शियल बैंक को ऑन मॉनेटरी मैटर्स पे, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन बन सकता है आरबीआई पे। अभी ना 90 ईयर पूरे हो गए आरबीआई के फाउंडेशन को। हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने या फिर मेंस का क्वेश्चन बने डिफरेंट स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चैप्टर में। इसी पे आज हम एक न्यूज़ कवर करते हैं। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई कौन सी कमेटी थी, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है इनके एक प्रोग्राम में, आरबीआई ने एक अच्छा काम किया है, एक इनोवेटिव स्टेप लिए टू प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए। और हम देखते हम ट्रांजिट कर रहे ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। इसमें आरबीआई का रोल काफ़ी बड़ा हो सकता है, और हो सके इस पे में क्वेश्चन बने या फिर मेंस में क्वेश्चन बने, क्या रोल हो सकता है आरबीआई का ग्रीन इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन में। इसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम शुरू की है, एक फ्रेमवर्क, जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। आप जब भी किसी बैंक में जाते हो और अपना वहाँ पे डिपॉजिट दे देते हो, आपके करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, या आपका वहाँ पे डिपॉजिट समझिए, तो बैंक क्या करती है, उसी डिपॉजिट को ना अगले कस्टमर को लोन दे देती है। पर ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क में क्या होता है, आरबीआई वहाँ पे लोन देगी अपने कस्टमर को या किसी प्रोजेक्ट को जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के सेक्टर में काम करे, ग्रीनर इकोनॉमी के सेक्टर में। तो हमारे लिए आरबीआई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।